हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे वो नायोसोम से, तो उसमें से हमने लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो रिलेटिवली एक कंपैरिजन का था विद लिपोसोम्स। तो हमने कुछ हम स्लाइड्स में से डिस्कस किया था कि उनका क्या डिफरेंस है, क्या सुपीरियरिटी है और किस तरह के डिसएडवांटेजेस हैं। और फिर हमने कोई एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि वैसे ही हमने लिपोसोम के लिए भी की थी, वैसी ही क्लासिफिकेशन हमने फिर यहाँ पे भी एक डिस्कस की। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में हमने सबसे पहले इसमें जो मटेरियल यूज होते हैं वो सिमिलर हैं जैसे कि हमारे लिपोसोम में भी होते थे। डिफरेंस ये है कि वहाँ पे फास्फोलिपिड हमने लिखा था, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंग्रेडिएंट होगा वो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होगा। सेकेंडली उसमें भी हम चार्ज इंड्यूसर डालते थे। हम कहते थे कि जो फास्फोलिपिड हैं वो ऑलरेडी चार्ज होते हैं, फास्फोलिपिड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, फास्फेट बॉन्ड होने की वजह से उसमें ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होती है। तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चार्ज इंड्यूसर डालने पड़ते थे, वो उसको न्यूट्रलाइज करते थे या उसके ऊपर कैटोनिक चार्ज भी इंड्यूस कर देते थे। तो इसी तरह से नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स को भी हमने चार्ज बनाना होता है। एक रीजन इसकी ये होती है कि ये आपस में एग्रीगेट ना कर जाएं। अगर चार्ज नहीं होंगे तो ये बड़े कॉम्पैक्ट से हमने कहा है कि स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा तो रिपेलिंग फोर्स नहीं होगी। वो रिपेलिंग फोर्स ना होने की वजह से एग्रीगेट कर देते हैं और लंप बन जाता है। तो उस लंप को अवॉइड करने के लिए भी हम चार्ज इंड्यूस करते हैं। तीसरा, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें भी स्टीरोल्स डाले जाते थे, तो इसमें भी स्टीरोल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है। तो ये प्राइमरीली ज़रूरत नहीं है कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन अगर एक ही मेम्ब्रेन हमने बनाई है और बहुत ज़्यादा उसमें ड्रग सॉल्वेंट लोड कर दिया है तो फिर वो मेम्ब्रेन के लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए फिर हमें उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। तो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट जो है उसमें दो एम्फीफिलिक होता है मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप होता है सरफेक्टेंट का, जिसमें इस तरह के सारे हो सकते हैं ग्रुप्स। ये ग्रुप्स जो हैं वो सारे हमारे नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। यानी कि ग्लिसरॉल हेड हो सकता है, उसमें थाइलीन ऑक्साइड हेड ग्रुप हो सकता है, ईथर हेड ग्रुप हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सल हेड ग्रुप हो सकता है, इस तरह शुगर अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन का हेड ग्रुप हो सकता है, या फिर ग्लैक्टोज मैनोज ग्लूकोज, ये शुगर ग्रुप ही अगर अकेला हो तो वो भी सरफेक्टेंट में हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर देता है। तो ज़्यादातर हमारे पास सरफेक्टेंट, यही सरफेक्टेंट हम जो ये मैंने आपको एग्जांपल दी जिनमें ये वाले हेड ग्रुप होते हैं वो हमारे नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की क्लास में आते हैं। तो इन हेड ग्रुप्स के साथ हम सरफेक्टेंट चूज करते हैं। इसी तरह फिर दूसरा पार्ट जो होता है वो उसकी हाइड्रोफोबिक मोइटी होती है। तो हाइड्रोफोबिक मोइटी जो है वो एक्चुअली कार्बन कार्बन चेन है, जैसे कि कार्बन कार्बन चेन हमारी फास्फोलिपिड्स में होती है। यहाँ पे भी कोई कार्बन कार्बन लिंकेज है जो कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, अटैच्ड है। नॉर्मली सी जो 12 से C18 तक की अगर अल्काइल लेंथ चेन हो तो वो हमारा सरफेक्टेंट एम्फीपैथिक प्रॉपर्टीज देता है, यानी कि उसकी कोई HLB वैल्यू जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट हो जाती है प्रॉपर इन बिटवीन 8 टू 16, यहाँ तक आ जाती है उसकी प्रॉपर्टी। तो उसमें अगर अल्काइल ग्रुप लगे हुए हों और चेन लेंथ जो है वो C12 कार्बन से लेके 18 कार्बन तक हो तो वो हाइड्रोफोबिक मोइटी के तौर पे वर्क कर सकता है। ये अल्काइल ग्रुप जो है वो उसमें चेन एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे पास सिंगल चेन के सरफेक्टेंट ज़्यादा हैं और 3 तक की चेन सरफेक्टेंट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो 1 चेन, 2 चेन और प्राइमरीली 3 अल्काइल चेन हो सकती हैं। दूसरा, इनमें जो स्पेसिफिकली अल्काइल चेन पाई जाती है या फिर एक और होती है जिसको परफ्लोरो अल्काइल चेन कहते हैं। परफ्लोरो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जो कि स्टीरॉयडल ग्रुप है। ये स्टीरॉयडल ग्रुप्स हैं जो कि हमारे फास्फोलिपिड्स में इसमें नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में एज अ हाइड्रोफोबिक मोइटी लगे हुए होते हैं। तो या तो फिर अल्काइल चेन होनी चाहिए इस तरह से, या फिर उसमें परफ्लोरो अल्काइल ग्रुप एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये परफ्लोरो अल्काइल ग्रुप जो होता है ये काफ़ी लिपोफिलिक नेचर का होता है हाई। तो इसमें परफ्लोरो अल्काइल में चाहे 4 अल्काइल तक भी ग्रुप हो, C4 तक भी ग्रुप हो, तो वो अच्छी खासी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी इंड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। तो इसलिए फिर परफ्लोरो अल्काइल ग्रुप बहुत छोटा भी हो तो अच्छा खासा हाइड्रोफोबिक ग्रुप इनिशिएट हो जाता है।
चेन की लेंथ भी कम रहती है और दूसरा हाइड्रोफोबिक वॉल्यूम अच्छा खासा वो ले लेता है, तो इसलिए वो जो हमारे सीपीपी वैल्यू है उसमें काफ़ी फ़र्क डाल देते हैं। बट सर अगर चेन की लेंथ ज्यादा होगी तो हमारे पास एरिया भी तो ज्यादा होगा ड्रग वगैरह को इंट्रैप करवाने का, उसकी कैपेसिटी भी तो उतनी लिपोफिलिक ज्यादा ड्रग को है। इंट्रैप कराने में, यस सर। हाँ जी, वो लिपोफिलिक प्रॉपर्टी की ड्रग को इंट्रैप कराना है तो वो हमारे पास जो चेन लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, फिर हमें वही सरफेक्टेंट चूज करना है जिसमें चेन लेंथ ज़्यादा है ताकि गैप बिटवीन टू हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा हो। जितना वो गैप ज्यादा ज़्यादा होगी। होगा उतना लोडिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो ठीक है। ये बात ठीक है। उसमें फिर पर फ्लोरो अल्काइल ग्रुप नहीं हम लगाते ज़्यादा, उसमें फिर लंबी ठीक चेन है। लगाई जाती है, यानी कि वो इस तरह 3 चेन वाले ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। हम्म। अच्छा, दूसरा फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं हम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसी तरह से हैं जिस तरह से हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिपोसोम के पढ़े हैं, उसमें बहुत सारे थे तो इसमें ज़रा लिमिटेड होते हैं। तो बहुत सारे से मुराद उसमें 3 मेथड हमने ज़्यादातर पढ़े हैं। एक मेथड हमने कहा था फिजिकल डिस्पर्शन मेथड होता है, दूसरा मेथड हमने कहा वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट डिस्पर्शन मेथड होता है, तीसरा मेथड हमने कहा था डिटर्जेंट सॉल्वेलाइजेशन मेथड होता है। तो ये ऑलरेडी डिटर्जेंट सॉल्वेलाइजेशन है क्योंकि इसमें हम यूज ही डिटर्जेंट कर रहे हैं और डिटर्जेंट को ही डाल रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर और उसको हम सोलबलाइज कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी डिटर्जेंट सोलबलाइजेशन की टेक्निक्स में ही फॉल करता है, तो इसलिए इसके वो मेथड नहीं है। इसके फिर बस फिजिकल डिस्पर्शन होगी या सॉल्वेंट डिस्पर्शन होगी। सॉल्वेंट डिस्पर्शन में भी कुछ कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है, जैसे मैंने तीसरे नंबर पे प्रो नायोसोम्स लिखे हैं। ये सॉल्वेंट डिस्पर्शन की ही एक टेक्निक है जो कि मिक्सचर है सॉल्वेंट डिस्पर्शन और फिजिकल डिस्पर्शन दोनों का। तो पहले हम उसको कोट करते हैं फिर हम उसको वाटर में डालते हैं, इस तरह की कोई टेक्निक है, इसको प्रोनायोसोम्स कहते हैं। फिर एक बबल मेथड है, इसमें हम नाइट्रोजन यूज करते हैं बबलिंग करने के लिए सॉल्वेंट के अंदर ही। तो कोई और फिजिकली डिस्पर्शन नहीं है, हम नाइट्रोजन से डिस्पर्शन कर रहे हैं, ये बबल मेथड है। तो इसी तरह के थोड़े से मेथड हैं। हमने फिजिकल डिस्पर्शन में कहा था 2 मेथड होते हैं, हैंड शेकन मेथड हमने कहा था नॉन शेकन मेथड है, या प्रो लिपोसोम भी था। तो यहाँ पे सिर्फ शेकन मेथड ही प्रेफरेबल है जब हमने नायोसोम बनाने हैं। जब हम अगर नॉन शेकन मेथड से बनाते हैं तो नॉन शेकन मेथड से नायोसोम जो है एग्रीगेट करते हैं या वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, साइज बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा हो जाने की वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेफरेबली हैंड शेकन मेथड ही है, नॉन शेकन इसलिए नहीं है कि नॉन शेकन में साइज ऑफ नायोसोम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसमें यूनिलेमुलर, हमने कहा था लार्ज यूनिलेमुलर वेजिकल्स बनते हैं, तो इसके भी लार्ज यूनिलेमुलर ही बनेंगे नॉन शेकन में। तो लार्ज यूनिलेमुलर, इसका साइज लार्ज यूनिलेमुलर का पहले ही ज़्यादा होता है, तो वो और बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से उसमें ड्रग बहुत लोड हो जाती है, दूसरा वो लीक कर जाता है या वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसलिए हम प्रेफरेबल है हैंड शेकन मेथड ही। तो नॉर्मली फिजिकल डिस्पर्शन मेथड हैंड शेकन मेथड है। फिर कुछ हमने जैसे उसमें पढ़े थे लास्टली कि उसके कुछ प्रोसेसिंग मेथड्स हैं, तो वो प्रोसेसिंग में ये भी वैसे ही हैं। इसमें ये 4 तरह के प्रोसेसिंग मेथड यूज किए जाते हैं। एक माइक्रो एमल्सिफिकेशन, दूसरा अल्ट्रासोनिकेशन, तीसरा फ्रीज थासोनिकेशन और फोर्थ मल्टीपल मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड। तो ये 4 हमने उसमें पढ़े हैं, हमने उसमें ज़रा ज़्यादा पढ़े हैं। कुछ में फ्रेंच प्रेशर सेल भी था एक, जब लिपोसोम की हम बात कर रहे थे। लिपोसोम्स में फिर एक दो तकरीबन और भी था, जेन से निकल गया। तो इसमें ये लिमिटेड है थोड़े से कि हम इसी से साइज इसका एडजस्ट कर सकते हैं। सॉल्वेंट डिस्पर्शन टेक्निक में हमने वहाँ पे एथेनॉल इंजेक्शन भी पढ़ा था, फिर ईथर भी, मॉडिफाइड ईथर भी। यहाँ पे सिर्फ एक ईथर इंजेक्शन मेथड है, या फिर ये नॉर्मल फेज वेपोरेशन में, और या फिर हम रिवर्स फेज वेपोरेशन मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल फेज वेपोरेशन का ओनली ईथर इंजेक्शन मेथड है जो कि मॉडिफाइड ईथर इंजेक्शन मेथड ही है। और दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो रिवर्स फेज में, वो रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड है। इस तरह फिर थर्ड प्रोनायोसोम्स और फोर्थ बबल मेथड। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है तो मैंने नहीं आपके लिए अब स्लाइड प्रिपेयर की, थोड़ा सा रिवाइज ही करा देता हूँ कि हैंड शेकर मेथड में क्या था, या आपको लिपोसोम दिखा दिए। लिपोसोम की अगर
पीपीटी दिखा दी जाए। ये रिवाइज हो जाएगा। ये था हमारा, चलिए चलिए, अच्छा ये था हमारा जो कि हैंड शेकन मेथड था। उसमें हमने एक रोटरी वेपोरेटर यूज़ किया था। तो रोटरी वेपोरेटर में एक फ्लास्क जो कि रोटेटिंग है, इसको हमने इमर्स किया हुआ था इन अ सॉल्वेंट जो कि थर्मोस्टेट है, जिसका हमने कोई टेम्परेचर मेंटेन कर लेना है या नहीं करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इसका कोई टेम्परेचर मेंटेन किया है। नॉर्मली हम इसका टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं वो कूल टेम्परेचर होता है, क्योंकि हमने नाइट्रोजन भी इसके अंदर फ्लश करनी होती है। हम इसको एट एम्बियंट या रूम टेम्परेचर के ऊपर कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें फिल्म फिर वेपोरेट करनी होती है, तो वो फिल्म हम वेपोरेट करते हैं जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसमें जब हम उसमें एक दफ़ा दोनों सॉल्वेंट्स को, एक दफ़ा सॉल्वेंट को ऐड कर लेते हैं, फिर हम नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं, तो वो वेपोरेशन होती है। फर्स्टली क्या होता था, हमने ऑर्गेनिक सोल्यूशन बनाया, उसको हमने रोटेट किया, उसको शेक किया ताकि वो होमोजेनाइज हो जाए। उसके बाद हमने उसको इवेपोरेट कर दिया, हमने उसको टेम्परेचर नीचे से बढ़ा दिया इतना जितना टेम्परेचर हम उस सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। तो हमने उतना टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया जिससे एक लेयर लगना शुरू हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क ड्यूरिंग रोटेशन। फिर हमने उसमें वैक्यूम, क्योंकि पहले ही वैक्यूम तो हमने पहले ही अप्लाई किया हुआ था, अब हम उसमें नाइट्रोजन फ्लश करना शुरू कर देते हैं। तो नाइट्रोजन फ्लश जब करते हैं तो वो सारी लेयर प्रॉपरली ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा फिल्म जो है वो उसके वॉल्स के साथ लग जाती है। तो क्योंकि नाइट्रोजन कूल टेम्परेचर पे होता है, बहुत ज़्यादा कूलर टेम्परेचर पे वर्क करती है, तो वो इतना कूल होने की वजह से इसको आइस ड्राई कर देती है एक्चुअली। तो ये आइस ड्राई होकर बिल्कुल साथ लग जाती है। इस ड्राइड फिल्म के ऊपर हम वाटर डालते हैं। ये आइस ड्राई होने के बाद ये इस तरह की मेम्ब्रेन आपको नजर आएगी, ये इस तरह पोरस मेम्ब्रेन जो होती है। इसमें हम वाटर डाल देते हैं तो वो वाटर जो है वाटर में डिस्पर्स होना शुरू हो जाती है। इसका हम टेम्परेचर जो है वो उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज़रा ज़्यादा कर देते हैं, टीसी से ऊपर ले जाते हैं। तो वो जब ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़रा ऊपर चले जाते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन इंटेंगल करती थी, ये जो कि हमारा फास्फोलिपिड था। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम उसका टेम्परेचर जो है वो टीसी से ऊपर ले जाएं। टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मली टीसी से ऊपर, ताकि वो किसी स्टेबल फॉर्म में ही रहे उसकी चेन्स जो होती हैं। तो इसलिए हम वर्क पहले ही उसको टीसी के ऊपर कर रहे होते हैं। वाटर डालते हैं तो वो टेम्परेचर टीसी से ऊपर ही होता है। तो जब हम वाटर डालते हैं तो वो वाटर की प्रेजेंस में मेम्ब्रेन स्वेल करती है, स्वेल करके वो राउंड शेप लेना शुरू कर देती है, बायलेयर बनना शुरू हो जाती है। तो ये बायलेयर जो है इसको हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर लेते हैं। ये जो था ये हमारा हैंड शेकर मेथड था। इसके बाद ज़रा हमने प्रोसेसिंग भी इसी से पढ़ी हुई थी। प्रोसेसिंग टेक्निक में हमने एक माइक्रो एमल्सिफिकेशन पढ़ा था, वो ये था। ये वैसे ही है जैसे कि लिपोसोम में पढ़ा था, वैसे ही नायोसोम में है। नायोसोम की प्रिपरेशन हमने इसमें रेजर्वायर रखे हुए हैं MLV यानी कि मल्टी लैमिलर वेजिकल्स, उनको हमने पंप किया बाय यूजिंग माइक्रोफ्लूइडाइजर एट 10,000 psi। हमने उसको पंप किया है, किसमें से, थ्रू अ फिल्टर पेपर जो कि 5 माइक्रोमीटर का है। नॉर्मली नायोसोम्स में ये फिल्टर पेपर 0.5 माइक्रोमीटर तक के भी अवेलेबल हैं। हम इससे छोटे कर रहे थे क्योंकि ये बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं, तो इसलिए हम इसमें फिल्टर पेपर चेंज भी कर लेते हैं। लेकिन प्राइमरीली माइक्रो एमल्सिफिकेशन में 5 माइक्रोमीटर का फिल्टर पेपर यूज होता है। तो माइक्रो फ्लूइडाइजर जो है वो 10,000 psi से पंप करके, वो 10,000 psi से पंप करता है थ्रू दिस 5 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर, और ये उसी स्पीड के साथ फॉल करती है इन एन इंटरेक्टिव चैम्बर। ये जो है ये इंटरेक्टिव चैम्बर है, इसके सामने एक ब्लेड लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं बाइफुर्केशन प्रोसेस। तो इस ब्लेड पे जब ये आके स्ट्रीम स्ट्राइक करती है एट अ हाई प्रेशर, तो वो स्ट्रीम कट हो जाती है इनटू 2, यानी कि एक नायोसोम जो होगा वो 2 हिस्सों में कट हो जाएगा। वो मूव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द है, उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से ये मूव करेगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये जब मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगा तो फिर ये रिपेल किया जाएगा। जब ये रिपेल करेगा तो वो एक दफ़ा थोड़ा सा स्टेबल होगा, फिर रिपेल करेगा तो वो वापस स्ट्राइक बैक करेगा एट राइट एंगल, दरमियान में। फिर वो आगे चलता जाएगा। इस तरह से ये
एक स्ट्राइकिंग 2 3 4 5 मैक्सिमम स्ट्राइकिंग होती रहेगी, जिसकी वजह से नायोसोम नजर आ रही है, ये लिपोसोम नहीं नजर आ रही। सर नायोसोम्स नजर आ रहे हैं, लिपोसोम्स तो नजर ही नहीं आ रहे। अच्छा चलो बस एक मिनट। अब हाँ सर अब नजर आ रहे हैं। चलो यहाँ से दोबारा बता देते हैं। तो हमारे पास ये एक रेजरवायर था जिसमें हमने मल्टी लैमिलर वेसिकल्स रखे हुए हैं ऑफ नायोसोम्स। इसको हमने बाय यूजिंग अ माइक्रोफ्लूइडाइजर पंप किया एट 10,000 psi प्रेशर थ्रू अ फिल्टर पेपर जो कि 5 माइक्रोमीटर का है इन अ इंटरेक्टिव चैम्बर। इस इंटरेक्टिव चैम्बर में जब ये इंटरेक्टिव चैम्बर में वो पंप किया गया है तो इस इंटरेक्टिव चैम्बर में फिर स्टार्ट में जो बाइफर्केशन ब्लेड यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे ये मैंने इंडिकेट किया है ब्लेड लगा हुआ है, ये ब्लेड उस स्ट्रीम को कट कर देता है टू में। वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है, चार्जेस होते हैं क्योंकि इनके ऊपर, तो वो अट्रैक्ट होती है, फिर वो थोड़ी सी स्टेबल होती है, रिपल्शन फोर्सेस शुरू होती हैं, स्टेबल होती है, फिर वो एट राइट एंगल उसको दोबारा से फॉल करवा दिया जाता है, कोलिजन करवा दी जाती है, जिससे एक स्मॉल यूनिलैमिलर साइज का वेसिकल बनना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर ये छोटे वाला कटेंगे तो वो जल्दी यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो वो स्मॉल यूनिलैमिलर बनेगा, उससे बड़े वाले करेंगे तो वो आगे जाके स्ट्राइक करेंगे। कोई एक बड़ा कट गया वो आगे चला जाएगा, छोटा कट गया वो पीछे आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर कोई स्ट्राइक ही करे, जाया भी हो सकता है। इस तरह जब दूसरा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत प्रेशर से आ रही है स्ट्रीम, तो बहुत सारे पार्टिकल इस ब्लेड के ऊपर एक ही दफा आ जाएंगे, तो वो कट होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा कट होगा। जो छोटे कट होंगे एक जैसे वो यहाँ पे आगे स्ट्राइक करेंगे, उससे बड़े उससे आगे स्ट्राइक करेंगे, उससे बड़े आगे चलेंगे। तो हो सकता है कि ये जब यहाँ पे पहुंचे तो ऊपर वाला दूसरा स्ट्राइक कर जाए, तो ये बाय लेयर, ये 2 लेयर्स बन जाएंगी इसके ऊपर। और ये भी चांस है कि वो यहाँ जाए तो उसके ऊपर तीसरी स्ट्राइक कर जाए तो 3 लेयर बन जाएगी। या ये भी चांस है कि वो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद किसी और डेविएशन पे चले जाए, ये उसका पाथ ही बदल जाए, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई स्ट्राइकिंग ना हो और वो यूनिलैमिलर ही बन जाए। तो नॉर्मली अगर हमें यूनिलैमिलर चाहिए, स्मॉल यूनिलैमिलर, तो स्मॉल बन सकते हैं, यहाँ से हम स्मॉल निकाल सकते हैं। हमें लार्ज चाहिए हम लार्ज निकाल सकते हैं, हमें किस तरह ओलिगो चाहिए ओलिगो निकाल सकते हैं, मल्टी चाहिए तो मल्टी निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा सोनिकेशन था, तो उसमें 2 तरह की टेक्निक हमने पढ़ी थी, एक बाथ सोनिकेशन और एक प्रोब सोनिकेशन। बाथ में हमारे पास एक बाथ है जिसमें हमने वाटर डाला हुआ है या मीडिया डाला हुआ है, सॉल्वेंट डाला हुआ है। उस सॉल्वेंट में हमने एक ब्लेड लगाया हुआ है जो ब्लेड इम्प्रिंज करता है और वो साउंड वेव जनरेट करता है। साउंड वेव फिर इसमें मूव करती हैं, इसमें हम डिप कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन को, नायोसोम्स की प्रिपरेशन को। तो वो नायोसोम्स जो हैं वो इस साउंड वेव्स के इफेक्ट की वजह से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, साइज रिड्यूस हो जाता है। ये ज़रा मेथड जो है इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होती है नायोसोम की, तो ये प्रेफरेबल नहीं है बाथ सोनिकेशन। प्रेफरेबल जो है नायोसोम्स के लिए वो है प्रोब सोनिकेशन, कि हम नॉर्मली प्रोब इंसर्ट करें तो प्रोब बहुत अच्छी रेजोनेंस जनरेट करती है सरफेक्टेंट्स के लिए। तो सरफेक्टेंट्स बहुत अच्छी तरह उनका साइज रिड्यूस किया जा सकता है, और उसमें चाहे नाइट्रोजन हम ना भी सप्लाई करें, इवन देन नायोसोम डिग्रेड नहीं करता, सरफेक्टेंट डिग्रेड नहीं करता इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स, एक्चुअली मेटल्स रेजोनेंस। तो ये प्रोब सोनिकेशन ज्यादातर यूज की जाती है नायोसोम के लिए। तो वही फिर आगे काम हम फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने से हमारे पास जो एक ऊपर लेयर आती है वो लिक्विड की होती है, वो हटा दी जाती है, जो यहाँ पे होती है वो स्मॉल यूनिलैमिलर वेसिकल्स बने हुए होते हैं। नीचे एग्रीगेटेड मास भी होता है जो कि फास्फोलिपिड का होता था पहले, यहाँ पे होगा जो कि हमारे नॉन आयनिक सरफेक्टेंट जो कि ब्रेक कर गए होंगे, वो ब्रेक करके नीचे बैठेंगे, जो दोबारा राउंड में बन गए स्मॉल होके वो सारे इस सेंट्रल पार्ट में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से एक मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड था, इसमें भी मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन है, इसमें हमने सिर्फ एक मेम्ब्रेन की बेस के ऊपर किया था। नायोसोम्स क्योंकि बहुत स्मॉलर साइज के और डिफरेंट वेरिएशन के बन जाते हैं, तो इसलिए ये मल्टीपल मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड यूज होता है। तो बहुत सारी मेम्ब्रेन्स लगा के हम ऊपर नीचे मेम्ब्रेन्स लगा के, बड़े पोर साइज की सबसे ऊपर, उससे छोटी उससे नीचे, उससे छोटी सबसे नीचे होती है। तो सबसे छोटी मेम्ब्रेन में से वो पार्टिकल जो कि स्मॉल यूनिलैमिलर होंगे वो गुजर सकते हैं, उससे ऊपर वाली से वो जो कि लार्ज यूनिलैमिलर हों या फिर वो ओलिगो या मल्टी होंगे, वो उस साइज को अगर मीट करते हैं तो वो गुजरेंगे। जो फिर उससे बड़े हैं वो उससे ऊपर वाली लेयर में, इस तरह से हम डिफरेंट लेयर से सेपरेट कर सकते हैं। इसमें मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड में
ये होता है कि जब वो पार्टिकल उसके अंदर से गुजर रहा होता है एक्चुअली, तो वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करके गुजरता है, तो सॉल्वेंट जो उसके अंदर लोड हो रहा होता है वो ज्यादा भी हो जाता है, तो वॉल्यूम कैप्चर जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है बाय यूजिंग ए मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड। तो ये हमने पढ़ा था 30% कैप्चर वॉल्यूम जो है वो ऑब्टेन हो जाता है जब हम हाई लिपिड कंसंट्रेशन करें। तो ये नॉर्मली नायोसोम में अगर हाई सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन ना भी करें, आप उसको स्क्वीज करें, थोड़ा सा प्रेशर लगाएं उसके ऊपर, जैसे ये पोर लगाएगा तो प्रेशर लगाने से वो जरा साइज में एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा और वो अपना जो अंदर वाला सेंट्रल एक्वस कंपार्टमेंट है उसको ज्यादा स्टेबल करना शुरू कर देगा, ज्यादा होल्ड करना शुरू कर देगा। वो ज्यादा होल्ड होने से मुराद है, ज्यादा होल्ड होने से मुराद है कि उसमें थोड़ा सा ज्यादा सॉल्वेंट इंट्रैप हो जाएगा। तो ये मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड था। इसी तरह से हमने पढ़ा है ईथर इंजेक्शन मेथड। ईथर इंजेक्शन मेथड में हमने कहा था कि हम एक फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर हमने प्रिपरेशन एक्वस सॉल्वेंट को रखा हुआ है, अगर उसमें ड्रग भी हो सकती है वो ड्रग भी, इसको हमने एक वाटर बाथ के ऊपर लगा दिया है जिसमें हमने टेम्परेचर मेंटेन किया सो दैट ईथर कैन इवेपोरेट। ऊपर से हमने ईथर थ्रू अ नीडल पास करना शुरू किया। बस यहाँ पे ये मसला है कि इसमें हम स्लो इंजेक्शन लगाते थे, जब हम नायोसोम के लिए करते हैं तो वो स्लो इंजेक्शन नहीं होता, वो थोड़ा सा जरा फास्टर इंजेक्शन होता है, थोड़ा फास्टर। वहां पे अगर हम गेज की बात करें लिपोसोम में, तो उसमें हमने कहा था ये 18 और 23 तक की गेज जो है वो यूज नहीं की जाती। नॉर्मली वो गेज जो होती है वो हमारी 8, 10, 12 तक होती है, यहाँ पे वो 14 तक होती है, यानी कि 14 की गेज तक की ये नीडल यूज कर ली जाती है। वो थोड़ा सा प्रेशर देती है, तो प्रेशर के साथ हम इसको नायोसोम्स को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, क्योंकि फास्फोलिपिड्स जो हैं वो लिपिड्स लेसर स्पेसिफिक ग्रेविटी के होते थे, वो ऊपर आते थे। नायोसोम्स के यानी कि नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट के साथ ये मसला नहीं है, नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट लेसर विस्कोसिटी का नहीं है, वो वाटर के साथ कंपैटिबल है या हायर विस्कोसिटी का होता है, तो वो नीचे की तरफ ही जाता है, तो मॉडिफाइड मेथड लगाने की ज़रूरत भी ख़ास नहीं पड़ती हमें। लेकिन अगर हमने कोई सरफेक्टेंट ऐसा ले लिया है जिसका जो कि फिर ऊपर लेयर बनाता है, वो सरफेस की तरफ जाता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, तो फिर हम मॉडिफाइड यूज़ करेंगे। लेकिन नॉर्मली क्योंकि बल्कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप हैं, बल्कि लिपोफिलिक ग्रुप्स हैं, तो इसलिए ये सरफेक्टेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़रा ज़्यादा होती है। एक मेथड हमने पढ़ा था जो कि रिवर्स फेज इवेपोरेशन वेसिकल था, तो इसमें भी हम रिवर्स फेज इवेपोरेशन इसी तरह से करते हैं, यानी कि हमने एक इमल्शन बनानी है, सबसे पहले हमने एक्वस फेज लिया, हमने ऑर्गेनिक फेज लिया। ऑर्गेनिक फेज में हमने वहाँ पे फास्फोलिपिड डाले थे, वाटर में हमने ये डाले थे, यहाँ पे हमने नॉर्मली वाटर के अंदर ही सरफेक्टेंट्स को डालना होता है, सरफेक्टेंट को हमने वाटर में डिस्पर्स कर देना है, स्टीरोल्स वगैरह को हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल देना है। फिर हमने इनकी इमल्शन बनानी है, वाटर इन ऑयल इमल्शन बन जानी है, यानी कि वाटर एज एन इंटरनल फेज। फिर हमने इसको ड्राई करना है, तो ऑयल ने इवेपोरेट करना है, यानी कि ऑर्गेनिक फेज ने इवेपोरेट करना है, तो वो जेल बन जाएगी, उस जेल को हमने रिहाइड्रेट करना है। वो जेल जब रिहाइड्रेट की जाएगी तो जेल कोलैप्स करेगी, कोलैप्स करके वो लार्ज यूनिलैमिलर वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मेथड रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड कहलाता है। कमिंग बैक टू नायोसोम्स, फिर तीसरा एक मेथड जो है उसको हम कहते हैं प्रोनायोसोम्स। प्रोनायोसोम्स में ये है कि प्रोनायोसोम, प्रो का वर्ड हम यूज करते हैं जो कि एक प्रिलिमिनरी स्टेप को बताता है, यानी कि ये जो भी हमने चीज बनाई है ये किसी और पर्पस के लिए, आगे किसी पर्पस में डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसे वो प्रो होता है। या ये ऑर्डर जो है वो फर्दर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड करते हैं, आगे कुछ होना है इससे, तो वो प्रो, जैसे प्रो वीसी होता है, तो प्रो वीसी से मुराद है कि वो कोई इनिशिएटिव ले सकता है। इसी तरह से प्रो डायरेक्टर होगा तो वो प्रो कोई इनिशिएटिव ले सकता है, लेकिन उसको वेट करने के लिए किसी ना किसी की जरूरत होगी लाजमी, वो चाहे बाद में किया जाए या पहले कर दिया जाए, वो किसी और तरह किया जा सकता है। तो प्रो नायोसोम से मुराद है कि ये नायोसोम से पहले का स्टेप है, इससे नायोसोम बन सकते हैं, आप बना सकते हैं खुद से। तो ये प्रो नायोसोम बनते हैं अगर हम जल्दी जरा प्रो नायोसोम बन सकते हैं अगर हम कोटिंग कर दें नॉन आयनिक सरफेक्टेंट को, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की कोटिंग कर दें ऑन अ वाटर सॉल्युबल कैरियर, जैसे कि सॉर्बिटोल होता है। सॉर्बिटोल हमने ले लिया,
सॉर्बिटोल के ऊपर हमने कोट कर दिया हमारा नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट जिसके हमने लिपोसोम बनाने थे, जो हमने नॉन आयनिक सरफेक्टेंट बनाने थे वो हमने नॉन आयनिक सरफेक्टेंट से जो नायोसोम बनाने थे वो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट को हमने वाटर सॉल्युबल कैरियर यानी सॉर्बिटोल है उसके ऊपर कोट कर दिया। बस ये आखिरी स्लाइड है। कोट कर दिया है, वो कोट करने से नॉन आयनिक सरफेक्टेंट क्योंकि जब हम डिस्पर्स करते हैं तो ये सॉलिड शेप ले लेते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। तो जब वो कोटिंग पूरी होती है तो वो ड्राई हो चुके होते हैं, एक ड्राइड या पाउडर बन जाता है। सॉर्बिटोल अंदर, सॉर्बिटोल, ये सॉर्बिटोल और इसके ऊपर कोट हो गया सरफेक्टेंट पार्टिकल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल इसके ऊपर ऐसे ऐसे कोट हो जाएंगे। तो कोट होके ये सॉर्बिटोल का मॉलिक्यूल जो होगा वो सॉलिड फॉर्म हो जाएगी, इसको हम कहते हैं ड्राइड। तो वाटर सॉल्युबल कैरियर के ऊपर लगा दिया सॉर्बिटोल के ऊपर और वो ड्राई हो गया। तो जब ये इसको हम प्रोनायोसोम कहेंगे, ये जो ड्राइड फॉर्म है ये प्रोनायोसोम कहलाएगी। इसमें क्या होगा, इस कोटिंग की वजह से ईच वाटर सॉल्युबल पार्टिकल जो है वो कवर्ड हो जाएगा विद अ थिन फिल्म ऑफ ड्राई सरफेक्टेंट। तो थिन फिल्म ड्राई सरफेक्टेंट से वो कवर हो जाएगा, इसको प्रोनायोसोम कहा जाएगा। ये प्रिपरेशन डिस्पेंस कर दी जाती है। ये फॉर सोल्यूशन होती है, फॉर सस्पेंशन होती है कि ये आपके पास आती है, आप इसमें वाटर डालते हैं, जितना उन्होंने वॉल्यूम लिखा हुआ होता है उतना वाटर इसमें डाला जाता है। वो वाटर जो है, वाटर डाल के उसको थोड़ा सा एजिटेट किया जाता है एट अ टेम्परेचर जो कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर ही होता है। तो उस पर एजिटेट करते हैं जिससे वो ट्रांजिशन हो जाता है। वो टेम्परेचर नॉर्मली वो होता है जो कि ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है या ट्रांजिशन टेम्परेचर से थोड़ा सा हायर होता है। उस पे आपको कहा जाता है कि आपने एजिटेट करना है। वो एजिटेट करके आप उसकी प्रिपरेशन बना लेते हैं। वंस अगेन प्रोनायोसोम ये हैं कि जब हम नॉन आयनिक सरफेक्टेंट को कोट कर दें ऑन अ वाटर सॉल्युबल कैरियर, जस्ट फॉर एग्जांपल सॉर्बिटोल, तो सॉर्बिटोल के मॉलिक्यूल के ऊपर वाटर सरफेक्टेंट इस तरह पार्टिकल्स की फॉर्म में कोट होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये कोट हो रहा होगा, कोट होता जाएगा, क्योंकि बहुत इक्वल डिस्पर्शन होगी तो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट सॉलिड होना शुरू हो जाता है। तो वो सॉलिड हो जाएगा, सारे पार्टिकल बाहर से सॉलिड हो जाएंगे, अंदर लिक्विड का पार्ट है और बाहर सॉलिड है। तो इसको कहेंगे ये ड्राइड पार्ट बन जाता है। तो एक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नॉन